अस्सलाम वालेकुम, मैं युसरा पॉल और वेलकम करती हूँ ज़िंदगी के अफसाने की एक नई एपिसोड में, जहाँ हम हमेशा की तरह उन्हीं मसाइल पर बात करेंगे जिन पर अमूमन बात नहीं होती, और अगर लोग बात करना भी चाहें तो कर नहीं पाते, कि इस मसले से कि कहीं हम माशरे में हमारी वैल्यू ख़राब ना हो जाए या हमें कोई डिसओन करना ना शुरू कर दे। व्यूअर्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन फीमेल जर्नलिस्ट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले डिसऑर्डर्स पे बात की, एक प्रोफेशनल का पॉइंट ऑफ व्यू जाना, लेकिन आज एकदम से मैं सहाफ़ी पे कैसे आ गई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक सहाफ़ी, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किस तरह से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करता है और कैसे उनको ओवरकम करता है। तो इन सब को जानने के लिए मैं आज ही गेस्ट से आपका तारुफ कराऊंगी। हमारी आज की गेस्ट है मारिया मेमन, जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ कास्टिंग भी कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ आप एयर बाय न्यूज़ पे उनको सवाल ये है कि नाम से प्रोग्राम करता हुआ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज आपसे इंटरव्यू करने आई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई एम ऑल्सो वेरी थ्रिल्ड, क्योंकि मुझे जब आप जैसे लोगों से मिलके पता चलता है कि नौजवान नस्ल क्या सोच रही है, उनके क्या आइडियाज़ हैं, तो इट्स अ टू वे लर्निंग स्ट्रीट मुझे लगता है। कुछ हम आपसे सीखते हैं, शायद कुछ आप हमसे सीखें। सो आई ऑलवेज एंजॉय दीज इंटरेक्शंस अ लॉट। मैम, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज के रंग पे बात करूँगी। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मुझे पर्सनली मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं आपका अभी पोस्ट देखती हूँ ना, तो फिर मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ होता है मैंने कौन सा रंग पहना हुआ है। तो क्या आपके माइंड में थॉट आई कि आप इस चीज़ को इनिशिएट करें, लोगों में फैलाएं? क्या था? सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को कहती हूँ कि एक्नॉलेज दिस, कि आज भी मैंने बहुत सारे रंग पहने हुए हैं। ये पतलून लेदर रंग की, ब्लू रंग की शर्ट जो है ये चीखते हुए पर्पल कलर की है, और ये मेरी लिपस्टिक भी। सो मैंने बहुत सारे कलर्स आज पहने हुए हैं। मेरी दीवार भी आप देखें कितनी रंगीन है। सो ये मेरे आज के रंग के लिए जो है ना, ये परफेक्ट फ्रेम है जो हमने बनाया है जी। आज का रंग कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब मैं यंग थी तो मेरे घर में मेरी रंगत अपने बहन भाइयों के बाकी के मुकाबले में थोड़ी डार्क थी। हालांकि ये डार्क नहीं है। अगर डार्क होती भी तो कोई बात नहीं है, हर तरह की स्किन टोन्स होती हैं हमारे माशरे के अंदर, लेकिन बाकी बहन भाइयों और कज़न्स के में मुझे एहसास दिलाया जाता था शऊरी लाशऊरी तौर पे कि मेरा रंग थोड़ा हल्का है। सो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहनती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं काली लग रही हूँ। और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार ठीक ठाक था सब कुछ, क्यों मैं इतने कॉम्प्लेक्स में मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो प्राइम होते हैं ना वो कलर्स नहीं पहने। सो अब मैं ओवर कंपनसेट कर रही हूँ वो जो सारे कलर्स मैंने अपनी यंग एज में नहीं पहने, और मैं अब एक ही वक्त में 2-2 3-3 4-4 कलर्स जो है मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, जैसे मैंने आज पहने। नहीं, अच्छी बात है, कलर्स को एंजॉय करें। कलर्स से आपका एक तो माइंड पे भी बहुत असर पड़ता है, जिस तरह कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इसको कलर थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपकी वजह से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, जब मैंने पोस्ट डाली तो उन सब ने मुझे बताया कि उनको भी रंग पहनने में जो थी वो मुश्किलात थी, बिकॉज सारी गेम यहाँ की थी। वो खुद मान चुके थे कि हम पे कलर सूट नहीं करता, और बहुत सारे लोगों ने फिर वो बैरियर्स ब्रेक किए। आई नो लॉट ऑफ वुमेन जिन्होंने पहली दफ़ा नियॉन रंग की शर्ट्स खरीद के मुझे तस्वीर भेजी कि आपको हमने पहने देखा है, और मैंने ज़िंदगी में कभी ये कलर पहले नहीं पहना था और अब मैं पहनने लगी हूँ। एंड दिस मेक्स मी सो हैप्पी कि भाई किसी एक की भी ज़िंदगी में, किसी एक की भी सोच में अगर आप कोई असर डाल सके, तब्दीली डाल सकें। सो आई एम जस्ट रियली ब्लेस्ड। कल शॉपिंग पे गई हुई तो मेरे सामने 2-3 कलर्स आए, तो मैंने पहले सोचा, मैंने कहा नहीं, मुझे ये वाला कलर मेरे पे सूट नहीं करता, मैं बहुत ब्राउन इसमें फील होती हूँ। फिर मैंने आपका पॉइंट याद किया, मैंने कहा वो भी तो आज का रंग में जब वो पहनती हैं ऐसे ऐसे कलर्स, तो वो उन पे इतने अच्छे सूट करते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट मी, पहने जी कलर्स, अभी नहीं पहने तो कब नहीं पहने। अब हमें स्टूडेंट्स को बताएं, मुझे बताएं कि मारिया कौन है। हाँ, ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया। मारिया कौन है? अभी बुल्ले शाह का हम पढ़ते होते थे, उस पर वो फ्रेज थी, बुल्ला की जाना मैं कौन। आई थिंक ये वैसे किसी ने इस तरह सवाल डायरेक्ट पूछा नहीं है, और वाकई आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। आई थिंक मारिया एक ऐसी लड़की है जो हर साल, हर ज़िंदगी का हर लम्हा भरपूर जीना चाहती है, और चाहती है कि वो अपने यहाँ आपको बतौर इंसान बेहतर करे, ग्रो करे इंटेलेक्चुअली, पर्सनली, और जब इस दुनिया से जाए तो लोग याद रखें कि यार एक रहम दिल और एक काइंड पर्सन थी मारिया, और वो कोई ना कोई इम्पैक्ट या लेगेसी लोगों की ज़िंदगियों में छोड़ के जाए। आई थिंक दैट्स हु आई एस्पायर टू बी, और ये मेरी कोशिश है। देखें कितने कामयाब होते हैं। इंशाल्लाह आपको अल्लाह आपके इस
में कामयाब करे। जर्नलिज्म, मैं शौक होती हूँ जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद जर्नलिज्म में ये शिफ्ट कैसे आया? ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। चूँकि हम मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स को कुछ नहीं पता था हमें ज़िंदगी में क्या करना है। आपकी क्या एज है इस वक्त? 24। सो एट 24 आपको पता है आप यहाँ बैठी हो कि आपको क्या करना है, राइट? एट 24 मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। सो मैंने जब जियो न्यूज़ ज्वाइन किया था प्रॉब्ली 25। सी अब मुझे जब यंग लड़कियाँ मिलती हैं ना, कहते हैं हम 23 साल के 24 साल के हैं, बहुत लेट हो गए ज़िंदगी, गाड़ी निकल गई, और मैं उनको बताती हूँ रिलैक्स। बहुत सारे लोगों को बहुत आखिर में ज़िंदगी में पता चलता है कि उन्होंने क्या करना है। सो आई वुड से कि मुझे लेट पता चला कि मैं करना क्या चाहती हूँ, वो भी हालात ने जब मुझे इस डायरेक्शन में पुश किया क्योंकि हमारे माँ बाप हमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। मुझे समझ आ गई थी कि ये मेरे लिए काम नहीं है। डॉक्टर मैं बनना नहीं चाहती थी, कुछ नंबर भी नहीं आए, शुक्र है अल्लाह का, वरना शायद मैं आज एक बहुत बोरिंग, डिप्रेस्ड और अनहैप्पी ज़िंदगी गुजार रही होती। क्योंकि मेरे लिए वो प्रोफेशन नहीं है। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना शुरू हो गई, ये मुझे तब भी अंदाज़ा हो गया कि ये काम भी ठीक नहीं है, ये भी मुझसे नहीं होगा, लेकिन डिग्री तो करनी है, माँ बाप ने पैसे दिए हुए हैं, अब उसको मुकम्मल तो करना है। सो उसके बाद फिर मैं जनरली एक HR रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के तौर पर मैंने काम शुरू किया, और फिर ये चैनल्स का बूम हो गया। मैंने ऐसी रैंडम CV डाली। इंटरव्यू वाइज मैं आई वुड से कि बहुत ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें मैं नाकाम हुई हूँ। सो ये इस बात का मैं प्राइड लेती हूँ कि व्हेन आई वॉक इनटू इंटरव्यू रूम, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट आई विल वॉक आउट विद एन ऑफर। समहाउ इट ऑल्सो हैपेंड कि हालांकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसके बाद बस फिर जूनियर, पहले कोऑर्डिनेटर, फिर जूनियर रिपोर्टर, और 15 साल बाद आज आए हैं, और पता नहीं आगे कहाँ होंगे 2-1.5-2 साल बाद। इंशाल्लाह अच्छी जगह पे होंगे। देखें जहाँ पे भी हूँ ना, एक मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि जो बतौर इंसान मैं अपने आप को पहचानूँ। ये ना हो कि मैं ऐसे इंसान बन जाऊँ कि बाद में मुझे अपना आप अच्छा ना लगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल मैं समझ गई। कि बाद में मैं कहूँगी यार ये तो मैं नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ज़िंदगी ने, हालात ने, मेरे प्रोफेशन ने, मेरे काम ने, माहौल ने, टॉक्सिसिटी ने ऐसा इंसान क्यों बना दिया। एंड आई डोंट लाइक दैट पर्सन। आई वांट टू लाइक the person I'm turning out to be, you know. So उसकी बस यही कोशिश है ज़िंदगी में। तो हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है। इवन माई सेल्फ, मैं खुद में कहती हूँ मैं ऐसी लड़की बनूँ कि जो सबको याद रहे। हाँ, अच्छे मानो में। मतलब ये ना हो कि आपका नाम सुन के लोगों को एक लोग बेजार हो या कि चले अब क्या करना है। खुशी हो लोगों को आपसे मिलके और आपको लोगों से मिलके। एग्जैक्टली। औरत को मीडिया में किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है आपके नज़रिए के मुताबिक, स्पेशली जर्नलिज्म में? क्योंकि जर्नलिज्म का जब आप नाम सोचते हो ना, आप में जब नॉर्मली कभी किसी को बताते हैं ना मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, वो वाव वाला एक एलिमेंट आता है और एक हॉ वाला एलिमेंट आता है कि जर्नलिज्म तुमसे तो बच के रहना है। आप अच्छी बात है ना। क्यों? जब क्या यंग लड़कियां जो हैं उनको काम करने के लिए जो मौके मिलने चाहिए, अगर आप जर्नलिस्ट हैं इसका मतलब उनको पता है अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखना है, आपका एडवांटेज नहीं उठाना। सो वो जो हॉ है ना, वो इस बात की हॉ है कि ओह ये सेल्फ अवेयर लड़की है, इसकी आवाज़ भी है, इसको बोलना भी आता है, ये हमें टफ टाइम भी दे सकती है। तो यू नॉट ईजी टू मैनिपुलेट ना, यू नॉट ईजी कि जिसको बुली किया जा सके। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बच के रहना चाहिए। उसी तरीके से जैसे कि हर फील्ड के अंदर हम आदमियों से बच के आगे जाते हैं, राइट? क्योंकि इस तरह ख़वातीन को भी अपनी जब आवाज़ मिलेगी तो सबको एक दूसरे से बचा के इट साउंड्स प्रॉब्ली अ बिट फनी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हेल्दी बाउंड्री के साथ कोएग्जिस्ट करके बिल्कुल आपको अपनी आगे काम करना है। देखें ख़वातीन को जैसे भी पोर्ट्रे करें, लेकिन एक बात है कि अब उनकी आवाज़ तो यहाँ है। 10-15 साल पहले जब ख़वातीन के ऊपर मज़ालिम, डोमेस्टिक वायलेंस या नूर मुकद्दम केस या मोटरवे रेप केस टाइप के वाक़यात होते थे, तो उतनी ज़्यादा आवाज़ ख़वातीन की नहीं गूंजती थी, बिकॉज अब हम प्राइम टाइम्स पे बैठी हुई हैं। अब हम वहाँ पे शोर डालती हैं, हम अपने बुलेटिन्स के अंदर अल्फाज के चुनाव तक के ऊपर हम असरअंदाज होते हैं। अगर कहीं कोई लफ्ज़ मुझे मुनासिब न लगे तो आई हैव द पावर राइट नाउ कि मैं रिक्वेस्ट करूँ अपनी मैनेजमेंट से, और वो सुनते हैं कि ये अल्फाज, ये फ्रेजिंग ठीक नहीं है, राइट? जब ख़वातीन नहीं थी तो आदमी जो मर्जी हेडलाइंस लिखी जाएँ, जो मर्जी कंटेंट प्रोड्यूस किए जाएँ ख़वातीन के बारे में, उनकी शमूलियत के बगैर। अब ख़वातीन आई हैव अ सीट ऑन दैट टेबल। कहते हैं हमारी बात होगी तो हम भी होंगे। और हमने बहुत सारे अपने मेल कॉलीग्स को पुश किया है कि भाई वो अपनी रीथिंक करें जो पुरानी जो भी उनकी एक सोशल कंडीशनिंग होती है, और हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। आर वी रियली देयर? नो, बट वी आर डेफिनेटली ऑन आवर वे। कि अब जो पहले फरसूदा बोसीदा ख्यालात इनके 10-15 साल पहले हमारे ही कॉलीग्स के होते थे, हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं। एंड आई सी द डिफरेंस नाउ।
वो स्टीरियोटाइप जो पिछले ज़मानों से बना आ रहा है, बस अब हम लोगों ने उनको तोड़ना है ना। हम जाते हैं, हम कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, तो पहले वो थोड़ा रेजिस्ट करेंगे, बट देन ये बात ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्डली कहें वो ये बात, बात ठीक नहीं है। सो जब ये बहुत ज़्यादा मामलात हरासमेंट के इश्यूज आए, मुझे याद है अली ज़फ़र केस के बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स यू नो, उसने मुझे कोई बात करने से कहा, लिसन कैन आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पहले आदमियों को कोई पर्सनल इम्पर्सनल की बात नहीं, वो कमेंट कर दिया, बात कर दी, सवाल कर दिया, बट जब उसने मुझसे इजाज़त ली मुझे अच्छा लगा कि अब उसको पता है कि अगर मुझे कोई इस तरह का सवाल पूछना है जो शायद पर्सनल नौयत का, तो मुझे इजाज़त लेनी होगी। एंड आई एंजॉयड, आई लाइक्ड इट। और 10 साल पहले वो आदमी वैसा नहीं था, you know, that colleague was not like that. So I could also see a bit of growth, a bit of self improvement in his personality also, which change आया exactly। और ज़रूरी आना, क्योंकि काफ़ी हमारी माशरे में ऐसी काफ़ी लड़कियां जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, वो इसी डर से नहीं उठा पाती कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारे साथ आगे क्या होगा हमें खुद भी कुछ नहीं पता। ठीक बात है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ऑब्वियसली, और मर्द और औरत के बीच में कंपटीशन भी बहुत है, आप ये बात जानती हैं क्योंकि आप फील्ड में आप, तो किस तरह से आपने अपना स्टैंस जर्नलिज्म की फील्ड में आपने अपना स्टैंस कैसे क्रिएट किया? आहिस्ता आहिस्ता होता है, जब आप नौजवान लड़की होती हैं तो फिर आपको आदमी उस वक्त सीरियस ही नहीं लेते। आई नो लॉट ऑफ दीज ओल्डर मैन, जब मैं बात कर रही होती थी तो मेरी बात के ऊपर वो बात करते थे, बिल्कुल मुझे डिसमिस करते हुए ना, ऊंचा और वो, और अपनी बात इन्फोर्स करने के लिए मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलते हुए ऊपर ही बोले जा रहे हैं। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर यू नो मुझे पता चला कि मैंने अपनी बाउंड्रीज कैसे एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी ट्राइड टू टॉक ओवर मी आफ्टर सम टाइम, कहते ठहरे मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, और उनको होता था कि अच्छा हमें रोकने वाला भी कोई है। आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ, तजर्बे के साथ, मेहनत के साथ आप अपनी जगह बनवा देते। देखिए जब भी आप आते हैं ना तो आपको कोई प्लेट में रख के सब कुछ नहीं दे देगा, चाहे आप मर्द है या खातून है, दोनों को, आदमियों की भी स्ट्रगल है, उनकी एक डिफरेंट स्ट्रगल है, जो और उनको भी उतना ही टाइम, उनको भी कोई आसानी से नहीं कहेगा जी आप अपना चूँकि आप आ गए हैं तो आप इंटाइटल्ड हैं, उनको भी अब ये लड़के काम करके हक लेना होगा। यही बात है। तो ख़वातीन को भी करना पड़ता है, शुरू में कॉन्डिसेंडिंग होते हैं, कोई बात नहीं, आपके बारे में लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कोई बात नहीं, वो करते हैं, उन सबको उनमें से गुजरते हुए ही आपने यहाँ तक पहुँचना होता है। जर्नलिज्म फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ आपको अकेले सफ़र नहीं करना पड़ता, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, इवन सिबलिंग्स को, सबको सफ़र करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आप पे कोई ऐसा, वैसे मैं आप पे एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिस पे आपके घर वाले भी अफेक्ट हुए हैं? आप तो ऑब्वियसली हुई होंगी। अभी तक कोई इस तरह की क्रूशल सिचुएशन नहीं है, लेकिन यस मेरे घर वाले कहते हैं कि ख्याल किया करें। अब मेरी बहन मुझे रोज़ मैसेज करती है, आज मैंने फ़लानी दुआ पढ़ के तुम्हारे इर्द गिर्द हिसार किया, फिर वो अगले हफ्ते कहती है कि अच्छा तुमने इस हफ्ते बड़ी सख्त बात कर दी तो मैंने 2 दफ़ा हिसार किया तुम्हारे इर्द गिर्द दुआ पढ़ के। सो या ये होता है सारा कुछ, दे नो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। और मेरे अल्लाह का शुक्र है, ना मेरे वालिदैन ने कभी मुझे रोका, ना मेरे खावन ने मुझे कभी रोका। रात के 2 बजे कहीं जाना है, किसी असाइनमेंट पे रात को ट्रैवल करना है, घर जल्दी जाना है, घर लेट आना है, सुबह जल्दी करना है, जो मर्ज़ी करना है, मुझ पे कोई रोक टोक नहीं थी। उन्होंने फैसिलिटेट किया सब कुछ। ऑड आवर्स पे हमारे बहुत सारी टास्क होती हैं, उन्होंने कभी इसको माइंड नहीं किया कि काम के सिलसिले में अगर मैं 12-12, 16-16 घंटे काम कर रही हूँ, बिल्कुल टफ टाइम नहीं दिया। ऐसा भी था, बहुत सारी ख़वातीन को घर से फ़ोन आते थे, कहाँ हो, घर पहुँचो, घर पहुँचो, और वो फिर बेचारियों का करियर इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मुझे बड़ा सुकून था कि मेरे घर से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में आप इतने सारे लोगों के साथ लड़ रहे हैं, चैलेंजेस, अगर आपको घर से आप सपोर्ट ना हो, उधर से भी आपको चैलेंज हो, उधर भी जब आप वापस जाएं तो एक वॉर जोन में जा रहे हो। बिल्कुल इट्स प्रीटी अनफेयर। नहीं, लकी हैं आप इस मामले में कि आपको बहुत सपोर्टिव हस्बैंड मिले और फैमिली भी, अल्लाह अपनों को खुश रखे। लाइफ में बहुत से ऐसे आप नॉर्मली रोज़, क्योंकि जर्नलिज्म ऐसी फील्ड है इसमें आप रोज़ किसी ना किसी बंदे से मिलते हो, हर तरह के बंदों से मिलते हो, और ऐसे ऐसे बंदों से मिलते हैं कि आई कांट एक्सप्लेन। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से टेंशन फ्री रखती हैं, आप किस तरह से खुद को काम करने की कोशिश करती हैं? अच्छा, हमारी फील्ड टेंशन फ्री तो है ही नहीं, एग्जैक्टली, हो भी नहीं सकती है, सो हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हाँ, कुछ लोग हैं जो काफ़ी नापसंद हैं, टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ हैं, बदतमीज़ हैं, बुलीज़ हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने सोचा, मैंने कॉन्शियस डिसीजन किया है कि जी बदतमीज़ लोगों को मैं अपने प्रोग्राम में एयर टाइम नहीं दूंगी, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट या कामयाब हों। ये आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर आप उनको ला के अगर वो करवाना चाहते हैं पूरा एक तमाशा स्पेक्टिकल, तो इट्स अप टू यू। अगर आप मैनेज कर सकते हैं करें, मैं नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोग एटलीस्ट मेरी स्क्रीन पे
ना आए। सो अपनी चॉइस हर किसी की। नॉर्मली वैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो उसमें मैंने अभी तक इतना हंगामा नहीं देखा। नॉर्मली हाँ, मैं आपका बदतमीज लोगों को वाहिद बुलाती है, नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं बुलाती नहीं हूँ बदतमीज लोगों को। अब हम कवरेज पे आते हैं, स्टोरीज की कवरेज पे। डिफरेंट तरह की स्टोरीज होती हैं, इमोशनल, क्रिमिनल और पता नहीं किस किस तरह की होती हैं। तो होता है ना कभी कभार ये बैरियर आ जाता है कि फीमेल जर्नलिस्ट ये स्टोरी कवर करेगी या ये स्टोरी कवर नहीं करेगी। तो उस दौरान आपके लिए आपने मतलब किस तरह से क्योंकि देखिए बीच में काफ़ी स्टोरीज ऐसी होती हैं थ्रेटनिंग होती हैं, आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या होने हैं, तो उस तरह से आप उसको फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसे तैयार करना है। जब मैं फील्ड में आई थी 2009-2010, टेररिज्म अपने पीक पे थी, तो मैंने लाहौर में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट साइट्स पे जाके वहाँ से बुलेटिन्स भी किए, स्टोरीज भी कवर की हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली जब आप न्यूज़ रूम्स में होते हैं तो आपको सॉफ्टर स्टोरीज देते हैं, आप कल्चरल स्टोरीज कर लें। ये मैंने ईद के दूसरे दिन चिड़ियाघर से बीपर भी दिए हैं, रेल जो वहाँ पे लोगों के जोशो खरोश पे, ये काम भी किया हुआ है। लेकिन हार्ड स्टोरीज भी की हुई। इट डिपेंड्स ऑन यू इवेंचुअली कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। ख़वातीन का जो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि उनके लिए इतने मौके इसलिए नहीं है कि अगेन फॉर एग्जांपल अगर एक मेल पॉलिटिशियन है तो मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स हैं वो रात के 2-2 3-3 बजे तक उनके साथ बैठ के गप्पे मारेंगे, सुट्टे मारेंगे, वहाँ वो बॉन्ड्स बनते हैं, वहाँ पे वो सारी कंफर्ट जोन आते हैं, स्टोरीज एक्सचेंज होती है। ख़वातीन ये नहीं कर सकती। हम कर सकती हैं लेकिन हमारे लिए कॉन्सिक्वेंसेज उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। सो यहाँ पे हम फिर पीछे रह जाते हैं। जो एक्सेस है, जो बॉन्ड्स हैं, जो स्टोरी ट्रैवल होती है, वो फिर आदमियों को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जिस तरह के उन्होंने माहौल में बैठ के बातें करनी होती हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है। अदर देन दैट ठीक है, उसके बावजूद भी बहुत सारी ख़वातीन ना सिर्फ काम कर रही हैं, थ्राइव कर रही हैं और बड़ा इक्वल मुकाबले पे, इक्वल फुटिंग पे जो है वो काम कर रही हैं। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मेरे पास एक पॉइंट आया। आपने 8 दिसंबर 2014 में एक रैली कवर की थी फैसलाबाद में, और वो जो सिचुएशन आपके साथ हुई थी, मैं इमेजिन करी थी, मैंने कहा अगर मैं इनकी जगह होती तो मेरा क्या हाल होता। मतलब मैं तो उसी वक्त मतलब टेंशन में मैंने रोना शुरू कर देना था। तो आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया उस वक्त, और उसके बाद आपने किस तरह से उस ट्रॉमा से बाहर निकले? ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा ही था आपके लिए। एक तो ना पहले हम अपने बारे में खुद ही सोच लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं रो पड़ूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब आपके ऊपर एक्चुअली कोई काम चीज़ पड़ती है तो आपको खुद भी नहीं कभी पता होता कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। ये आप सब लोग ट्राई कीजिएगा बाय द वे, कि जब मुश्किल वक्त हो ना, आप कहते हैं उस मुश्किल वक्त में आपके अंदर से स्ट्रेंथ आती है बिकॉज वो आपके जिस्म, आपका दिमाग आपको उस क्राइसिस सिचुएशन के लिए तैयार करके उसका रिस्पॉन्स आपके लिए क्राफ्ट करता है। इस केस में मुझे मालूम था कि दे वर लुकिंग कि मैं रोऊं, मेरे विजुअल्स, मेरे आंसू वो चाहते थे जो वो लोग थे। जाहिर सी बात है, मैंने कहा ये सेटिस्फैक्शन मैंने देनी। मेरे अपने रोने की कुछ मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि मैं पब्लिकली आई डोंट लाइक टू क्राई। तो मैंने कहा इनको ये तसल्ली नहीं देनी कि इन्होंने एक लड़की को रुलाया है। तो मैंने बड़े केयरफुली, बड़ा कामली अपना बुलेटिन क्लोज किया। मैंने वापस वो थ्रो की। उसके बाद ऑब्वियसली आपको अंदाजा होता है कि ओह मैंने काफ़ी एक टर्मोइल वाली सिचुएशन को बड़े आराम से मैनेज कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, बस हो गई मुझसे। बट या उस वक्त आप सोचते नहीं है, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दे जस्ट किक इन। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कोई है आपके पास? मतलब जाहिर आप इतने टफ सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपके पास तो एक सपोर्ट होगी ज़रूर, होनी भी चाहिए। साइकोलॉजिकल एक तो फैमिली की होती है, वो है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसके साथ साथ जब जिन लोगों के पास फैमिली सपोर्ट उस तरह की नहीं है, या आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही एक सर्टेन टाइम एंड स्पेस के अंदर, तो आप प्रोफेशनल सपोर्ट भी हासिल कर जो मैंने की। 2020 में मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद मुझसे जो वो पूरा मामला था, वो ग्रीफ मैनेज नहीं हो रहा था, तो आई एक्चुअली वेंट टू अ थेरेपिस्ट और मैंने उनसे मदद ली। मैंने एक सवा साल तकरीबन जो है उनके साथ टाइम गुजारा, और इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट उस पूरे ग्रीफ के प्रोसेस को समझने में, अपने आप को समझने में। उस थेरेपी से मुझे वो टूल्स मिले जिससे मुझे ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ सूरत हाल में अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने की मदद मिली कि मैं एक सर्टेन सिचुएशन में ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, और अगर मुझे बिहेव करती हूँ तो मुझे इसको ठीक कैसे करना है। सो थेरेपी से मुझे ये सारी मदद मिली। हम लोग ये समझते हैं कोई थेरेपी में जा रहा है, कोई अब साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो ज़रूर उसका दिमाग ख़राब होगा, कुछ मसला है। बिल्कुल नहीं, बहुत ठीक ठाक फंक्शनल लोग, उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे वो मदद लेते हैं।
सो आई थिंक कि हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए कि अगर बिल्कुल यही बात है। मैं इसमें कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ और मुझे आप ज़िंदगी में कभी दोबारा लगा कि मुझे ज़रूरत है किसी से काउंसलिंग की, हेल्प की, आई विल गो राइट अहेड एंड डू इट मैम। हमारा ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स भी देखेंगे और काफ़ी फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी इस फील्ड के हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अब आप इतने लकी भी हैं, अनलकी भी हैं, बिकॉज ये डबल एजेड सॉर्ड है। सोशल मीडिया और जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओपिनियन हुआ है, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान इसका ये कि आपको बुलिंग ज़्यादा होती है, यू आर आउट देयर एंड यू पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर टू द वर्ल्ड, और वो कमेंट्स होते हैं जो भी वो आपको वो इसका एक मेंटल साइकोलॉजिकल टोल है। सो आई एम ग्लैड आई डिडंट ग्रो अप नहीं, मेरे करियर के इनिशियल दिन जो थे वो सोशल मीडिया उस पर कितना वाइब्रेंट नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे कौन कौन से क्लिप वायरल होते, इतने भंड, इतने बुरा मेकअप, बुरी वार्डरोब, पता नहीं क्या अल्फाज बोल रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि उफ माय गॉड, अगर इस वक्त में वो सब कुछ करती तो आई वुड हैव बीन अ जोक। सो हैट्स ऑफ टू यंग गर्ल्स हु आर डूइंग दिस, हु आर ग्रोइंग अप इन दिस एज, बिकॉज आपके ऊपर स्क्रूटनी भी उतनी ज़्यादा है, छोटी छोटी बात जो है आपकी वो पकड़ी जाती है। सो एटलीस्ट हम उससे मेरे पास कहीं मेरे दोस्त ने रखी हुई है मेरी फर्स्ट ऑडिशन टेप, और वो मुझे ब्लैकमेल करता है रख के कि मैं वो रिलीज़ कर दूंगा। सो आई थिंक मैं किसी दिन उससे मंगवाऊंगी कि दो, ताकि मैं दिखाऊं दुनिया को कि मेरा पहला ऑडिशन कैसा था। और वो मुझे छेड़ता है कि मेरी बात मान लो, नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मेरे पास वो टेप्स पड़ी है ना, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि मैं वो टेप्स रिलीज खुद करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि क्या जर्नी थी। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मैं सब ख़वातीन को, मर्दों को, हर किसी को मैं कहती हूँ कि भाई आपके पास अब फ़ोन है, इंटरनेट है, यूज़ योर वॉइस वाइजली। अब मेरे पास लोग आते हैं सीवीज़ लेके, स्टूडेंट्स, उसमें कोई घिसे पिटे लफ्ज़ लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव है कि बी पार्ट ऑफ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट नीड दैट। ये स्किल्स हैं, वो स्किल्स हैं, मेरे पास मेरी ये डिग्री, ये मार्क्स है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अब आपकी जब सीवी देखनी है तो मुझे आपकी डिजिटल सीवी देखनी है। अच्छा। सो सेंड मी योर सोशल, सेंड मी योर इंस्टाग्राम, सेंड मी योर फेसबुक, सेंड मी योर ट्विटर, सो दैट मुझे पता चले व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, इश्यूज़ के ऊपर आपकी क्या टेक है, आपने अभी तक ज़िंदगी में इस हवाले से आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो होना जरूरी है। अब आप मुझे वो सीवियां ना भेजें पेज में, वो दौर भी नहीं है ऑब्वियसली, आती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, व्हाटएवर जो भी आप डिग्री में है, उसको जिस तरह भी आप नापते हैं उसमें है, तो फॉर एग्जांपल आज ही आप एक इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पेज बनाएं। आप सड़क पे जा रहे हैं, एक इमेज आपको बहुत मूव करता है, टेक अ पिक्चर, पुट इट देयर, अपने अल्फाज में, वीडियोस में, जो भी है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट पुटिंग योर ओपिनियन आउट देयर। पहले महीने कुछ ना हो, शायद पहले साल भी कुछ ना हो, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएट करेंगे 3-4 साल में, आपका इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क होगी, और आप खुद भी देखोगे अपनी पहली पोस्ट और अपनी आखिरी पोस्ट को जब आप कंपेयर करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि मैं बतौर प्रोफेशनल कितना ग्रो की हूँ। ये सारा काम मैंने ऑन जॉब सीखा। सही है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कि आप यूनिवर्सिटीज़ में सीखें, जाके जब तक आप हमारे पास वर्कफोर्स में आए, आपको जब हम देखें, हमें पता हो व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी एडिटिंग स्किल्स, जो भी टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पेपर पे लिखने की बजाय व्हाई डोंट यू मेक अ स्मॉल शो रील आउट ऑफ इट, और वीडियोस, और अपने काम में उसको अप्लाई करते जाएं। सो कल को जब आप मुझे लिंक भेजें और मैंने आपको हायर करना है, और शायद आपको तो अब ट्रेडिशनल मीडिया में काम करने की जरूरत पेश ना है, आपको डिजिटल आउटलेट से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आप खुद अपना क्लाउड बना सकते हैं, आपको हमारी जरूरत भी ना पड़े हायर करने की, बट जेन्युइनली इन्वेस्ट ऑन दैट। टिकटॉक्स और ये सब कुछ आप कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यूज इट प्रोफेशनली, पॉजिटिवली। एग्जैक्टली। तो मुझे जब बच्चे वक्त ज़ाया करते हैं ना, मुझे गुस्सा बड़ा आता है। मैं कहती हूँ कि यार क्यों क्यों फ़ायदा नहीं उठा रहे इन अपॉर्चुनिटीज़ का जो हमारे पास नहीं थी। हमने बड़े रगड़े खाए हैं, आपको अपने तरह के रगड़े लगेंगे, ये नहीं कि आपको नहीं लगेंगे, आपके सेट ऑफ चैलेंजेस और होंगे, बट यार जो तुम लोगों को टूल्स मिले हैं, जिससे तुम कुछ एक, तुम लोगों को पिछली जनरेशन के मुकाबले में एक थोड़ा एज है, एटलीस्ट खुदा के लिए यूज, उसको यूटिलाइज करो। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन, इस फील्ड में आने के लिए दिल बड़ा चाहिए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बहुत सुननी पड़ती है। दिल बड़ा चाहिए इसलिए कि आपको एक तो थिक स्किन होना चाहिए। अब आप मेरे ट्वीट, जब मैं ट्वीट करती हूँ तो आप नीचे सारे कमेंट्स पढ़ें। Exactly. बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं लोग, घटिया बातें करते हैं, फैमिली की तस्वीर इस्तेमाल करते हैं। शुरू में आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हैं ठीक है इनकी शायद नौकरी है ये करने की। सो एक तो आपको थिक स्किन करनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए, बिकॉज अब आप देखें इसमें कोई भी काम आपने पर्सनली नहीं लेना है, ये आपको अपने पर्सनल इमोशंस और अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए। और बहुत सारे सहाफ़ी ये नहीं कर पाते, फिर वो उनकी जो काम और उनके इमोशंस और एजेंडा वो मिक्स हो जाता है, फिर एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं तवाज़न रखना है और जानना है कि ये प्रोफेशनल मेरी हद है और ये मेरी
पर्सनल इमोशन कहीं इसके साथ गड़मड़ तो नहीं हो रहा, इन दोनों को थोड़ा सा अलग रखना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आई एम ग्लैड कि आप आज मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अभी अपने शो को एंड करूँगी, और मुझे उम्मीद है मेरे जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको आई होप उनको उनके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एक सेकंड आपको रोकूंगी, कॉल आ गई ज़रूरी। तो चलें मैम, पार्सल आप ले आएंगे। अब हम सीरियस, पार्सल भी बहुत सीरियस काम है, नॉन सीरियस काम नहीं है, लेकिन अब हम फोकस करते हैं।